हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीआरडीओ की डेट आ गई है। आप सभी बहुत परेशान थे कि डीआरडीओ की डेट कब तक आएगी। डीआरडीओ के पेपर टायर 1 के 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक होंगे। इसमें कौन सी डेट पे आपका एग्जाम इलेक्ट्रीशियन का होगा ये अभी डिसाइड नहीं है। तो आज 24 तारीख के 24 तारीख से 10 दिन आपके पास पूरा रिवीजन का टाइम है कि आप 10 दिन तक रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देंगे। इसमें सारे क्वेश्चन डीआरडीओ 2018 पेपर में आए हुए हैं और जिन जिन पेपरों में आए हैं मैंने उनका भी लिख दिया है। हम 50 क्वेश्चन आपको डेली हमारा एक वीडियो मिलेगा और न्यूमेरिकल हमारे शॉर्ट्स वीडियो में मिलते जाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है ढीला कनेक्शन, मतलब लूज कनेक्शन। इससे इंडक्टेंस बढ़ जाता है। ये मैं जो बोल रही हूँ वो कहीं कहीं लिख भी लीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है ढीला कनेक्शन, लूज कनेक्शन, जिससे क्या होता है इंडक्टेंस बढ़ जाता है और वो स्पार्क करने लगता है। ये यूपीपीसीएल 2016, यूपीआईवीएनएल 2015, डीआरडीओ 2018 में है। दोस्तों ये मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। दिया हुआ चिन्ह किसका है, मतलब ये जो सिंबल बनाया गया है वो सिंबल किसका है, तो ये किसका है, लेजर बीम का है। एसटीआई फ्लूइड के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है शॉर्ट सर्किट में। एसटीआई फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रैपिचिंग कैपेसिटी फ्यूज। लिख लीजिएगा, हाई रैपिचिंग कैपेसिटी फ्यूज। फिर है धातु के तार में विद्युत प्रवाह होता है। मैं अक्सर बताती हूँ क्लास में कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट होता है। तो धातु के तार किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। धातु के तार इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। नेक्स्ट है आवेश का यूनिट है कूलाम। आवेश का यूनिट है कूलाम। फिर किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 3600 जूल होते हैं। 3600 जूल। एक चांदी एक है, क्या है वो आपको पता है कि विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 8 है पीतल एक मिश्र धातु है कॉपर और जिंक। पीतल जो मिश्र धातु है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। ये यूपीपीसीएल, यूपीआईवीएनएल, ट्यूबवेल ऑपरेटर, एमईएस और डीआरडीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं मैंने उन्हीं का कलेक्शन यहाँ पे दिया है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मध्यम वोल्टेज ग्रेड की अधिकतम, मतलब मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल जो होता है उसका अधिकतम कितने वोल्टेज तक ले सकता है, 650 वोल्ट तक ले सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम मीटर। इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, R बराबर ρl अपॉन A। सोल्डरिंग से पहले मुख्यतः किया जाता है टिनिंग। एचआरटी फ्यूज से तात्पर्य है, देखिए इसका फुल फॉर्म मैंने इधर बताया था, फिर आ गया हाई रैपिचिंग कैपेसिटी फ्यूज। हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है साथियों फुल फॉर्म का, 2 फुल फॉर्म की सीट पड़ी हुई है, उसमें हमारा नंबर भी दिया है। अगर आपको वो चाहिए, उसका प्रिंट चाहिए तो हम आपको तो पीडीएफ भेज देंगे आपके नंबर पर, बट आप उसको पूरा देख लीजिएगा। सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है 2 से 5। ये लेड एसिड बैटरी है जो हमारे घर पे यूज होती है, 2 से 5 वर्ष। द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है कि इसे पुनः आवेशित किया जाता है। सेकेंडरी सेल जो होते हैं उनको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं उनमें दोबारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स यूनिट है वेबर की। फेराइड किससे संबंध है, फेरो चुंबकीय से। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फेरोमैग्नेटिक भी मिल सकता है आपको, वहां पे ध्यान रखिएगा। फेरी चुंबकीय सामग्री से है। ओके, 3 फेज स्टार संबंधित सर्किट के लिए लाइन धारा और फेज धारा बराबर होनी चाहिए। ये मैंने इसमें क्या बना रखा है, स्टार का वो बना रखा है। इसमें न्यूट्रल निकलता है, ये जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ये लाइन 1, लाइन 2 और ये लाइन 3 हो जाता है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और यहाँ से बीच से न्यूट्रल निकलता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहता है, 3 फेज स्टार में सर्किट के लिए क्या रहता है, अपने करंट बराबर होती है कि वोल्टेज, तो लाइन करंट बराबर फेज करंट होती है। एक करंट जो दौड़ेगी वो तब में बराबर होगी। ठीक है। प्योर इंडक्टिव पावर क्या होता है, मतलब इंडक्टिव पावर का पावर फैक्टर होता है विशुद्ध प्रेरक। प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर होता है, तो पावर फैक्टर यहाँ पर 0 होता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है P बराबर VI इंटू cos फाई। यहाँ पे cos फाई का मान 90 डिग्री होता है, 90 का मान रखेंगे तो इसमें 0 आएगा।
जीरो से सबको गुणा करेंगे तो पावर फैक्टर हमारा 0 आ जाएगा। फैराड की इकाई है, बहुत तेज मुझे जुकाम हो रखा है। फैराड की इकाई है धारिता। साइनोसाइडल तरंग का फॉर्म फैक्टर होता है, तो फॉर्म फैक्टर होता है, वैसे फॉर्म फैक्टर तो 1.11 होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा गया था 0.67 अपॉन 0.707। ये चीज क्वेश्चन के ऑप्शनों में ये था सही, लेकिन जब हम इसको से डिवाइड करते हैं, मतलब आरएमएस वैल्यू से एवरेज वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, तब फॉर्म फैक्टर का मान निकल के आता है 1.11। लेकिन नीचे फिर क्वेश्चन भी आ गया है कि शुद्ध साइन तरंग का रूप गुणांक क्या होना चाहिए, तो क्या है 1.11। देखिए दोस्तों, ये इसरो में भी पूछा गया है। अब देखिए ये एक न्यूमेरिकल है। हाँ देखिए, एक विद्युत केतली 230 वोल्ट सप्लाई में 5 एम्पियर की धारा लेती है। केतली की पावर की गणना होगी, तो V बराबर 230 वोल्ट, I 5 एम्पियर और P का मान पूछा गया है। इसमें क्या है, P बराबर V इंटू आई, फॉर्मूले मैंने तीनों पावर के यहाँ पर लिख दिए गए हैं। P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो साथियों, हम इसमें आपको खुद करना है, ये P बराबर V इंटू आई है, तो 5 का डिवाइडेशन इसमें मल्टीप्लाई इसमें करना है 230 में, और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने चीजें लिख दी है, क्योंकि 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल और 860 किलो कैलोरी। इसको नोट करते चलिएगा। फिर देखिए 23 क्वेश्चन, 40 मिली एम्पियर करंट को प्रवाहित करने वाले 625 ओम प्रतिरोध की पावर रेटिंग क्या होगी। फिर पावर पूछ रहा है, और मैंने पावर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे यहाँ ऊपर आपको बता दिए हैं। तो क्या क्या दे रखा है, I बराबर 40 मिली एम्पियर, R दे रखा गया है 625 और पावर पूछ रहा है। तो मुझे I और R दे रखा गया है, तो इसमें हमने देखा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P बराबर I स्क्वायर R। P I स्क्वायर का मान रखा 40 इंटू 40 क्योंकि I स्क्वायर है, और 10 टू पावर -6 क्योंकि ये मिली एम्पियर में था 625। जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वाट निकल कर आएगा। ओके, अब लेड एसिड बैटरी में फॉल्ट होते हैं। देखिए मैंने लेड एसिड बैटरी में इसमें अलग अलग दिया था और पूरे का फॉल्ट होता है। मैंने लेड एसिड बैटरी में 4 फॉल्ट होते हैं, मैंने चारों फॉल्टों के नाम यहाँ पर लिख दिया है। क्षरण जिसे कोरोजन बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, बकलिंग, सल्फेशन। ठीक है, अब देखिए एसी सर्किट में आरएमएस का मान क्या है। एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू होती है 0.707। बाकी मैंने यहाँ पर और भी लिख दिया है इसके और कौन कौन से मान होते हैं, आरएमएस के नहीं, मतलब अलग अलग कौन कौन से और मान इस चैप्टर में। एवरेज वैल्यू बराबर है 0.637, पीक फैक्टर बराबर है 1.414, फॉर्म फैक्टर है 1.11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का वेग क्या है। विद्युत धारा का वेग क्या है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये इसका जो वेग होता है वो प्रकाश तरंग और रेडियो तरंग एवं ऊष्मी तरंग इसी वेग पे चलती है, मतलब कि 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड पे चलती है। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर F लैम्डा, और ये विद्युत V क्या है, विद्युत धारा का वेग है मीटर पर सेकंड में, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है टाइम सेकंड में, और उसके बाद ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक एक हर्ट्ज भी होता है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य जिसकी यूनिट होती है मीटर। उसके बाद है ट्रांसफार्मर में किस क्षति में एडी करंट आती है। तो क्या किसमें आती है दोस्तों, ये आती है आयरन लॉस में। मैंने यहाँ पे पूरा उसको डिस्क्राइब कर दिया है। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के लॉस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस, दूसरा होता है वेरिएबल लॉस, मतलब आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होते हैं, ये हमेशा नियत रहते हैं। ये लो लोड लॉस होते हैं, अगर लो लोड है, अगर लोड नहीं है तो फिर मतलब ये होते ही रहेंगे। और ये होते हैं वेरिएबल, कॉपर लॉस जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, ये ऑन लोड लॉस होते हैं। वेरिएबल मतलब जैसे जैसे इससे हम लोड ज्यादा लेंगे ये बढ़ेगा घटेगा इस तरीके से। और आयरन लॉस के अंतर्गत ही आता है एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। इनको जो हम चेक करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से चेक किया जाता है, और कॉपर लॉस को हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से चेक करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर क्षति के किस क्षति से एडी करंट क्षति आती है, तो किससे आती है, वो आयरन लॉस में आती है, क्योंकि आयरन लॉस में आपने देख लिया एडी करंट और हिस्टेरेसिस।
अब देखिए ओसीबी का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। दोस्तों फुल फॉर्म के वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, एक भी फुल फॉर्म छूटनी नहीं चाहिए। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की भी फुल फॉर्म दे रखी है मैंने। संगलक फ्यूजिंग कारक है। संगलक फ्यूजिंग कारक क्या है? न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा बटे श्रेणी फ्यूजिंग विद्युत धारा। अचारसी फ्यूजिंग फैक्टर का वैल्यू जो होता है 1.11 होता है। ये फॉर्मूला है, इसको भी आप देख लीजिएगा। एमसीबी का फुल फॉर्म देखिए फिर आ गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर की कार शैली वोल्टेज होती है। SF6 सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के होते हैं, वो हम क्लास में आपको बता देंगे। SF6 सर्किट ब्रेकर कार शैली वोल्टेज होती है 36 kV से लेकर 760 kV तक। फ्यूज तार में प्रतिरोध का गलनांक होता है, दोनों निम्न होते हैं, प्रतिरोध भी लो होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए। अब देखिए क्या है, ग्रीन नोब एल सीरीज MCB किसमें प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है? लाइटिंग सर्किट में किया जाता है। तो एल वाला होता है जिसका नोब और एल जिसका नोब जो होता है ग्रीन होता है वो एल लाइटिंग सर्किट के लिए होता है। जिसका ब्लू नोब होता है वो मोटर वगैरह में लगाए जाते हैं। जिसका ब्लैक नोब होता है वो डीसी में होता है, कि समझ लीजिए वहां डीसी सप्लाई देनी है। और रेड वाला जो होता है वो आइसोलेटर होता है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में देखिए, इंडक्शन मोटर के रोटर और स्टेटर किसके बने हैं? लैमिनेटेड कोर के बने हैं। अगर ऑप्शन में ये आपको नहीं देता है, सिलिकॉन स्टील भी दे देता है, तो भी आप लगा सकते हो। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर। मैंने साथियों आपको बता रखा है कि जो भी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में जो इलेक्ट्रिक रूप से 90 डिग्री का एंगल रहता है, एक इसमें क्या होता है, मोटे तार की कम टर्नों की बनी होती है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। पतले तार अधिक टर्न की रनिंग वाइंडिंग बनी होती है। सीरीज मोटर लोड करंट क्या है? सीरीज मोटर में लोड करंट क्या है? लोड करंट IL बराबर IA ISC है। ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा और नीचे समझा दिया। यहाँ पे आर्मेचर होता है, आर्मेचर के सीरीज में एक सीरीज वाइंडिंग लगी होती है और यहाँ से हम इसको इनपुट सप्लाई देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाता है तो यहाँ पर IA हो जाएगा, इधर गया ISC। तो इस सारे में करंट बराबर चलेगी। 5 एम्पियर अगर हम इधर दे रहे हैं तो इधर भी हमारी 5 एम्पियर ही जाएगी। अगर यही कंडीशन पैरेलल में पूछता है तो इसमें होता है आर्मेचर करंट बराबर लाइन करंट प्लस सीरीज करंट, सॉरी शंट करंट। अब देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस स्टार्टर द्वारा संचालित होते हैं? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो DOL फुल फॉर्म है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के द्वारा ये चलाई जाती है। ये केवल 5 HP की मोटर के लिए होती है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, AC मोटर में 4 प्रकार के स्टार्टरों का प्रयोग किया जाता है। पहला है DOL स्टार्टर 5 HP की मोटर तक का, तो यह स्टार डेल्टा स्टार्टर 15 HP तक का स्टार, और उसके बाद है स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, ये ओनली स्लिप रिंग मोटरों में होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर 15 HP की मोटर तक होता है। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर ओनली स्लिप रिंग मोटरों में होता है। और उसके बाद है ऑटो ट्रांसफार्मर जो 25 HP तक की मोटरों के लिए होता है। और ये एरो गलत हो गया है, रोटर रेजिस्टेंस, ये जो स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर लिखा है इसको रोटर रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर भी बोलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन BMRC और लखनऊ मेट्रो में आया है कि रोटर रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर। अब देखिए यहाँ पे हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे जो पीछे क्वेश्चन था 90 डिग्री वाला। सिंगल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कैपेसिटर किससे जुड़ा होता है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग से। देखिए डायग्राम में ये एक रोटर है, ये पतले तार अधिक टर्नों की ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इसके देखिए इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ रखा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र किससे जुड़ा होता है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग से जुड़ा होता है। मैंने आंसर भी दिया, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, ये रोटर है, इस रोटर को स्क्वायरल केज रोटर बोलते हैं। और ये रनिंग वाइंडिंग है। दोस्तों इसको जरूर समझ लीजिए, पतले तार अधिक टर्न स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसको ही हम मेन वाइंडिंग बोलते हैं। रनिंग वाइंडिंग को हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, सहायक वाइंडिंग। कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसका फुल फॉर्म है CFS का, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और इसमें ये समझ लीजिए जब मोटर 75% स्पीड पकड़ लेती है तो ये इसको ब्रेक कर देता है।
नेक्स्ट है एक प्रतिक्षेप मतलब रिलक्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर किस प्रकार की मोटर है? तो एक फेज सिंगल फेज मोटर है। मैं इसका एक आपको वो बना दूंगी, मोटर कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी मोटर है सिंगल फेज में आ रही है, कौन कौन सी थ्री फेज में। एक इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर कितने एचपी की होती है? अब लोग सोचेंगे कि यूनिवर्सल मोटर इसमें तो यूज नहीं होती इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में। देखो होती है, लेकिन इसकी जो एचपी होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। तो इसकी जो एचपी है 2200 एचपी तक की होती है यूनिवर्सल मोटर की, और 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, 625 वोल्टेज होता है। ये तो हमारे ऑप्शन में था, मैंने आंसर दिया। ये 2 पॉइंट और बता दिए, इनको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। किस मोटर का प्रयोग छत के पंखों में किया जाता है? तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर मतलब स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग हम छत वाले पंखों में करते हैं। सॉफ्ट सोल्डर में टिन और शीशे का प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 45 है। सॉफ्ट सोल्डर में टिन और शीशे का प्रतिशत 60% प्लस 40%। इसमें जो टिन होता है 60 होता है और लेड जो होता है वो 40% होता है। टिन को हम Fn से डिनोट करते हैं और लेड को हम Pb से डिनोट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करा है। 60-40 185 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वो इलेक्ट्रिकल में यूज होते हैं, और 63 और 37 जो होते हैं 183 डिग्री सेल्सियस पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। Fn को टिन का गलनांक जो होता है 232 होता है। Pb ये भी पेपर में पूछा गया है, ये UPRVNL 2015 के पेपर में क्वेश्चन है, मैंने खुद दिया है इसको। और Pb लेड ये 327 डिग्री सेल्सियस का होता है, 327 डिग्री सेल्सियस। इसको याद करते चलिएगा, ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें 10-15 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, वो रिपीट आप खुद देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार रिपीट हुआ है। ऐसे हमारे वीडियो आपको जब तक DRDO का एग्जाम नहीं होता तब तक 5 तारीख तक आपको हमारा ये वीडियो मिलता जाएगा, और न्यूमेरिकल पोर्शन और फॉर्मूला लिस्ट भी हम आपको दे देंगे। 3 फेज 4 पोल 50 वाली तुल्यांकी मोटर की तुल्यकाल गति कितनी होती है? तो फॉर्मूला देख लीजिए, N बराबर 120 इंटू F/P। अब क्या क्या दे रखा गया है, इसमें दे रखा गया 4 पोल, P बराबर 4 दे रखा गया 50 हर्ट्ज, F बराबर 50 दे रखा गया है, और फॉर्मूले में 120 है। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 50/4, इससे इसको काटते हैं 4 3 12 3 और 1500 RPM आ गया। फिर देखिए फुल फॉर्म आ गई। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या है का पूर्ण रूप क्या है? MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। MMF का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। फिर टैकोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? टैकोमीटर जो साथियों होता है उसका उपयोग हम मोटर की गति नापने के लिए करते हैं। ये डिजिटल मीटर के हमें रीडिंग के रूप में बताता है, मोटर में लगा देते हैं उसके सॉफ्ट पर। मोटर में उसके सॉफ्ट पे हम उसको इस तरीके से खोस देते हैं, जैसे ये मोटर के सॉफ्ट में इसको लगा दिया, और लगाने के बाद में ये यहाँ पर जो रीडिंग होगी वो डिजिटल में हमको यहाँ पर एक फोन की तरीके उसका डिस्प्ले होता है पतला सा, और वो हमको उस पर उसकी रीडिंग दिखा देता है। परमाणु बिजली उत्पादक यंत्र एटॉमिक पावर स्टेशन का ईंधन क्या है? तो एटॉमिक है तो वहां पे पक्का ही एटॉमिक चीजें यूज होंगी, तो यहाँ पर यूरेनियम और थोरियम यूज होता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मीलोपयोजित इग्नोमाइजर का प्रयोग किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? ये सेल और कोल इंडिया और इसरो में पूछा गया है। ये सेल 3 सेल के पेपर हुए हैं, तीनों में ये क्वेश्चन है। तो ये इग्नोमाइजर का प्रयोग हम किसकी पावर को मतलब किसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो बॉयलर की करते हैं। बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते जाए। और कहीं भी अब ये टाइम जो 10 दिन का बचा है, इसको पढ़ने का नहीं, इसको फुल रिवीजन का टाइम है। 10 दिन हमें पूरी तरीके से लग जाना है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए आप लोग 10 दिन तक बिल्कुल साथ जुड़े रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका पेपर इससे कहीं हटके ना जाए, और इसको एक एक लाइन करके इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स।